Hello friends, good morning, Jai Swaminarayan. As per the discussion of this subject, design of AC machine, I am Sitotalia from Electrical Department representing the session of design of AC machine SEM 7 Electrical, in which we already started with our basic introduction and basic calculations about the design of AC machines, in which design of induction motor is particularly there are so many parameters which we discussed in the theory session, and we also find some numericals based on its theory portion what we studied. So now we are going to discuss the design problem for your lab session, in which we already know about the parameters, that which parameters are particularly studied for the design. Here हम बात करें कि भाई हमने कौन से पैरामीटर्स या कौन सी चीज़ें हमने सीखी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से वे पूरी चीज़ों का शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने सबसे पहले कोई भी आपके आउटपुट रेटिंग के ऊपर से मेन डायमेंशन हमने फाइंड किए थे। देन आफ्टर वी स्टार्टेड दी basic things regarding the stator design, then after rotor design, then after the operating characteristics or parameters regarding to our machine. So we already discussed these things properly. Now इन सारी चीज़ों को जब हमने एक बार स्टडी कर लिया है तो ये डिज़ाइन प्रॉब्लम जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है तो हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये डिज़ाइन प्रॉब्लम क्योंकि आपको एक्सटर्नल वाइवा के टाइम पे या फिर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको डिज़ाइन शीट पूरी ड्रॉ करनी होती है। तो वो डिज़ाइन शीट जो हम ड्रॉ करेंगे वो किस पैरामीटर के ऊपर से करेंगे, तो उसके लिए जो भी कैलकुलेशन की जो चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ों को हम एक साथ डिराइव करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर हम उसी पैरामीटर से फिर उसी सारी चीज़ों को एक साथ हम कंक्लूड करने के बाद एक डिजाइन शीट के पैरामीटर्स को हम अलग से नोट डाउन करेंगे और उसके इर्रिस्पेक्टिव हम अपनी डिजाइन शीट ड्रॉ करेंगे। क्लियर? जो कि हमारे प्रैक्टिकल सेशन की हम बात करें तो हम नॉर्मली जो हमारे पैरामीटर्स हम स्टडी करते तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल सेशन में हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 3 डिजाइन शीट ड्रॉ करने वाले हैं और 2 डिजाइन प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, इन विच पर्टिकुलरली हम देखें तो डिजाइन शीट जो कि डिजाइन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ये 2 डिजाइन प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। प्लस वी डिस्कस द थिंग्स लाइक the components of the synchronous machine as well as components for the induction motor and overall design for that. So हम 3 डिजाइन शीट जिसमें फर्स्ट रहेगी components for the 3 phase induction motor, then after we will draw the second design sheet irrespective for the design parameter which we derived in the design problem। उसके लिए आपको ये डिजाइन प्रॉब्लम कैलकुलेट करना जरूरी होगा। एंड आफ्टर थर्ड वन जो कि रहेगा आपका डिजाइन शीट फॉर ओवरऑल डिजाइन फॉर दी सिंक्रोनस मशीन, तो उसके लिए भी आपको डिजाइन प्रॉब्लम करना रहेगा। तो इसके प्रैक्टिकल सेशन में हम 3 डिजाइन शीट्स जो कि कंपोनेंट्स फॉर इंडक्शन मोटर, then after overall design for induction motor and overall design for the synchronous machine, ये तीनों डिजाइन शीट के बाद हम इसके साथ ही पैरेलली हम डिजाइन प्रॉब्लम भी कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये जो हम हमारा फर्स्ट वर्क रहेगा कि डिजाइन प्रॉब्लम हम फाइंड करें या फिर उससे हम सोल्व करें, फिर पूरे डिजाइन प्रॉब्लम के हिसाब से हम डिजाइन शीट बनाएंगे जो कि आपके 2 वर्क ये होंगे। देन आफ्टर हम इसके कंपोनेंट जो कि सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की करेंगे, तो ये डिजाइन प्रॉब्लम जितना आपका कंप्लीट होता है उसी के साथ हम कंपोनेंट्स की शीट भी ड्रॉ करते जाएंगे, तो आपका बर्डन एक साथ ना हो। क्लियर? तो
हम डिजाइन प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की हम बात करें तो डिजाइन फॉर दी 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे आपके डिजाइन प्रॉब्लम, जो कि हम क्या डेटा आपको देते हैं एज ए डिजाइन इंजीनियर, आपको अगर कोई पूछे कि आपको क्या बनाना है तो आपको सिर्फ इतना दिया होगा कि डिजाइन दी 2.2 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 1500 synchronous rotations per minute where spiral cage motor is there and the starter used is star delta. Clear? The efficiency is 0.8 and power factor is 0.825 at the full load. Clear? Okay. So let us start with these things. सबसे पहले हमें पता है कि जब हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया था या फिर थियरी सेशन स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जो कि है मेन डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको जो भी आउटपुट रेटिंग दिए है उसके इररिस्पेक्टिव आपको मेन डायमेंशन देखने हैं। ओके, अगर हमें वो मिल जाते हैं तो उसके बाद हम स्टेटर डिजाइन की ओर मूव ऑन करेंगे। देन आफ्टर हम रोटर डिजाइन फाइंड करेंगे। देन आफ्टर उसके जो भी आउटपुट पैरामीटर्स या फिर उसकी जो भी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है, वो सारे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ों को फाइंड करने के बाद हम टोटल डिजाइन शीट के डेटा को समराइज करेंगे। सो सॉल्यूशन टेक्निक या फिर हम स्टार्टिंग करें कि हमारी डिज़ाइन प्रॉब्लम सोल्व करने की, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मेन डायमेंशन। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे हमें क्या पता है, रोटेशंस पर मिनट, जो कि सिंक्रोनस स्पीड आपको दी हुई है वो है 1500 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट। बट इफ वी वांट टू कन्वर्ट देम इनटू द रोटेशंस पर सेकंड्स देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय 60। सो यहाँ पे आपकी सिंक्रोनस स्पीड इन रोटेशंस पर सेकंड शुड बी रोटेशंस पर मिनट डिवाइड बाय 60, दैट शुड बी 25। सो यहाँ पे आपकी सिंक्रोनस स्पीड हुई 25 आरपीएस। क्लियर? नंबर ऑफ पोल्स, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के इक्वेशन है कि 120 एफ बाई पी, जो कि आपके रोटेशन पर मिनट, जो कि एन कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, तो उसके ऊपर से क्या मिलेगा 120 एफ बाई पी। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पोल्स। तो हम पोल्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा 120 एफ बाई एन, जो कि यहाँ पे अगर हम रोटेशंस पर सेकंड में लेना चाहे तो यहाँ पे स्मॉल एन लेंगे। अगर हम स्मॉल एन लेना चाहते तो यहाँ पे आपकी स्पीड डिवाइड बाय 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 60 अगर करें तो क्या होगा 2f डिवाइड बाय p। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई है। तो 2f डिवाइड बाय p इज इक्वल टू ns। तो यहाँ पे हमें पोल्स फाइंड करना है, तो p इज इक्वल टू 2f बाय ns, दैट शुड बी 4। क्लियर? ओके। सो ये हुई आपकी एक चीज। देन आफ्टर ये हुई आपकी सेकंड थिंग। क्लियर? हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी चीजें, मैंने जब आपको थियरी सेशन के टाइम पे भी बताया था कि अगर हम डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो भी मार्केट के हिसाब से या फिर अपनी चॉइसेस के हिसाब से हम वो वैल्यू रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बुक में भी आपको ये चीज़ बताइए कि भाई मशीन जो भी आपको मार्केट में सोल्ड करना है तो उसके लिए आपका प्राइस पैरामीटर, जो कि सबसे इफेक्टिव होना चाहिए कि भाई प्राइस कम हो, उसके लिए जो पैरामीटर्स है वो कम होने चाहिए। क्लियर? सो सॉरी, हाँ। सो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है तो वो आपको कैसे होने चाहिए कि भाई एफिशिएंसी या फिर पावर फैक्टर अगर कम होता है नियरली, मतलब मान लो थोड़ा कम होता है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि कस्टमर को क्या चाहिए, प्राइस इफेक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसे हम डिजाइन में ध्यान में रखें कि प्राइस हमारा मेन इंपॉर्टेंस है। तो आपके लिए क्या चीज हो जाएगी कि डिजाइन दी चीप मशीन दैट हैव हायर वैल्यू फॉर स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग की वैल्यू अज्यूम करेंगे, जो कि है 0.44 वेबर पर मीटर स्क्वेयर एज वेल एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग दैट शुड बी 21,000, जो कि हमने बताया था कि 21 to 23,000 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? एंड वाइंडिंग फैक्टर जो कि 0.955
ऑलरेडी हमने काफ़ी एग्जांपल्स में भी ये डेटा हमने ऐसे ही लिया है, तो उसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द आउटपुट कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो क्या बनती है, C0 इज इक्वल टू 11 इंटू KW इंटू BAV इंटू AC इंटू 10⁻³ क्लियर। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि C0 की वैल्यू पर इक्वेशन में BAV AC तो हमने अज्यूम कर लिया है, तो उसके हिसाब से C0 जो कि आउटपुट कोफिशिएंट है वो कितना मिलेगा, 97 क्लियर। ओके, वन मोर थिंग दैट आउटपुट KVA रेटिंग, तो वो कितना होता है, तो हमने KVA के लिए हमने बताया था कि आउटपुट KVA दैट शुड बी आवर किलोवाट रेटिंग डिवाइड बाय इट्स एफिशिएंसी इनटू इट्स पावर फैक्टर क्लियर। ओके, सो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू आवर KVA रेटिंग, तो यहाँ पे KVA रेटिंग क्या मिलेगा, 2.2 डिवाइड बाय 0.8 जो कि यहाँ पर पावर फैक्टर है, 0.825 एफिशिएंसी, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और 2.2 किलोवाट, तो यहाँ पे आपका KVA रेटिंग बनेगा 3.33 क्लियर, क्योंकि आपका KVA रेटिंग है, दैट शुड बी KVA। नाउ आउटपुट कोफिशिएंट C0 which is denoted by 11 into BAV into AC into KW into 10⁻³ तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि C0 सॉरी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि C0 दैट शुड बी 97 and Q output KVA is equal to 3.33, so D square L is equal to Q divided by C0 into NS। तो यहाँ पे D square L जो कि मीटर क्यूब में होगा, थियरी सेशन में मैंने आपको बताया है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1.375 इंटू 10⁻³ क्लियर। ओके, one another thing that I would like to discuss here, the product for the D square L जो कि हमें मिला 1.375 इंटू 10⁻³ नाउ यहाँ पे हमारी मेन पैरामीटर जो हमने डिजाइन के लिए बताया था वो क्या था कि वो चीप डिजाइन होनी चाहिए। सो उसके लिए L बाई टाउ रेशियो जो कि हमने थियरी सेशन में L बाई टाउ रेशियो या फिर सेपरेशन ऑफ D एंड L टॉपिक के टाइम पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि वो L बाई टाउ रेशियो कितना होना चाहिए, इज इन बिटवीन 1.5 to 2। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1.75 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ समझे कि विच इज इन बिटवीन 1.5 to 2 फॉर द चीपेस्ट डिजाइन क्लियर। ओके, सो L बाई टाउ शुड बी 1.5, बट टाउ की अगर हम बात करें तो टाउ की वैल्यू क्या बनेगी, पाई इंटू डी डिवाइड बाई टी क्लियर, जो बनता है आपका टाउ। तो यहाँ पे डी तो हमारे पास है नहीं, पी पोल्स आर 4, सो पाई डिवाइड बाई 4 इंटू डी क्लियर। ओके, सो यहाँ पे वो वैल्यू हम L बाई टाउ का जो इक्वेशन है वहाँ पे रखें तो क्या बनेगा, L डिवाइड बाई पाई इंटू डी डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि L बाई टाउ की कुछ वैल्यू तो होगी, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.5, तो दैट इज इक्वल टू 1.5। सो उसके रिस्पेक्टिव अगर हम बात करें कि L एंड D का रिलेशन क्या होना चाहिए, तो L एंड D का रिलेशन आपको मिलेगा L इज इक्वल टू 1.18 D क्लियर। सो L शुड बी स्मॉलर एंड D शुड बी हायर, सॉरी वाइस वर्सा केस हुआ कि L आपका हायर रहेगा और D स्मॉलर रहेगा क्लियर। तो यहाँ पे L और D इन दोनों का एक रिलेशन मिल जाए तो हम D स्क्वायर L के इक्वेशन में हम ये रख सकते हैं, क्योंकि D स्क्वायर इंटू L यहाँ पे वो इक्वेशन था D स्क्वायर इंटू L, जबकि L इज इक्वल टू 1.18 D, तो यहाँ पे क्या हुआ, L को रिप्लेस करते हैं 1.18 D से, तो यहाँ पे D क्यूब इंटू 1.18 दैट इज इक्वल टू 1.375 क्लियर। ओके, तो इसके हिसाब से D अगर हम फाइंड करना चाहें तो अंडर क्यूब ऑफ 1.375 डिवाइड बाय 1.18, सो D मिलेगा
0.105 मीटर एंड एल मिलेगा 0.125 मीटर। क्लियर। और टाउ जो कि है आपका 0.0825 मीटर। क्लियर। ओके। सो हम यहाँ पे जानते हैं कि the length of the core is 0.125 meter. So there is no necessity for the providing any radial ventilation duct. Okay. So यहाँ पे लेंथ आपको क्या मिली 0.125 and d is equal to 0.105. क्लियर। ओके। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेट आयन लेंथ के बारे में हम बात करें तो उसका इक्वेशन क्या होता है कि नेट आयन लेंथ इज इक्वल टू 90% ऑफ दी लेंथ फॉर दी स्टेटर बोर। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या बनेगी 0.9 इंटू 0.125। तो आपको नेट आयन लेंथ बनेगी 0.1125 मीटर। अगर आपको कोई सेंटीमीटर में पूछे तो भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीमीटर में भी कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली जो भी स्टेटर बोर या फिर डायमीटर है जो कि हमने ऑलरेडी मीटर्स में रखा है तो हम यहाँ पे लेंथ फॉर आयन लेंथ इज ऑल्सो इन दी मीटर्स। क्लियर। एंड फॉर दिस डेटा वी विल चूज द थिकनेस फॉर द लेमिनेशन इज 0.5 mm। क्लियर। ओ नाउ ये चीज हुई आपके मेन डायमेंशन की जो कि हमने थियरी पोर्शन में काफी अच्छे से पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटर डिजाइन। हियर स्टेटर डिजाइन के लिए आपको क्या फाइंड करना है कि भाई स्टेटर वोल्टेज पर फेज हम बात करें तो 400 वोल्ट जो कि हमें डेटा में दिया हुआ है, प्लस फ्लक्स पर पोल फाई जो कि उसका इक्वेशन क्या है DAV इंटू टाउ इंटू एल। तो यहाँ आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फाई एम भी मिल जाएगी जो कि है 4.54 इंटू 10⁻³ वेबर्स। ओके। स्टेटर टर्न्स पर फेजेस विच आर obtained from the equation of EMF। जो कि EMF का इक्वेशन क्या है 4.44 f इंटू 5m इंटू KW इंटू TS इज इक्वल टू E। क्लियर। जो कि EMF का इक्वेशन अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो E इज इक्वल टू 4.44 f 5 इंटू T इंटू KW। यहाँ पे टर्न्स पर फेसिस रहेंगे और 5 फ्लक्स 5m रहेगा। क्लियर। यहाँ पे E कितना है आपका EMF जो कि है 400। सो उस हिसाब से हम फाइंड करें कि टर्न्स को हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा 400 डिवाइड बाय 4.44 f इंटू 5m जो कि है 4.54 इंटू 10⁻³ इंटू KW इक्वल टू 0.955। तो यहाँ पे आपको टर्न्स फॉर द स्टेटर आर 416। कीप इन माइंड ये चीज हमें आगे काम आने वाली है। क्लियर। ओके। नाउ द स्लोट पिच दैट शुड बी इन बिटवीन 15 to 25 mm but that cannot be less than 15 mm। क्लियर। तो उसके लिए अगर हम बात करें कि सेमी एनक्लोज्ड स्लोट यूज करेंगे, लेकिन स्लोट पर पोल पर फेज अगर हम दो अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे स्लोट्स पर पोल पर फेज आर 2। सो टोटल स्लोट कितने बनेंगे 3 इंटू पोल्स आर 4 इंटू स्लोट पर पोल पर फेज आर 2। सो यहाँ पे स्टेटर स्लोट्स दैट शुड बी 24। क्लियर। ओके। एंड स्टेटर स्लोट पिच जो कि इक्वेशन है आपका पाई डी बाई एस एस इज इक्वल टू वाई एस एस जो कि हमने थियरी के पोर्शन पे ये चीज डिस्कस की थी, प्लस वर्कशीट में भी यही इक्वेशन हमने डिराइव किया है। तो स्टेटर स्लॉट पिच दैट शुड बी पाई डी बाई एस एस पाई इंटू डी इज इक्वल टू 0.105 डिवाइड बाई एस एस इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर में फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ बनेगा। क्लियर। ओके। सो आपका इक्वेशन बनेगा सॉरी वैल्यू बनेगी स्टेटर स्लॉट पिच की 13.75 mm। क्लियर। ओके। नाउ the stator slot conductors which are 6 into TS sorry
6 इंटू टी एस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टी एस जो कि स्टेटर टर्न्स है 416, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। तो स्टेटर कंडक्टर्स बनेंगे 2496। सो हमारे पास स्लॉट्स कितने थे, 24, और टोटल स्टेटर कंडक्टर है 2496। तो स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। सो यहाँ पे स्टेटर कंडक्टर पर स्लॉट जो कि बनेगा 2496 डिवाइड बाय 24 विच इज इक्वल टू 104। क्लियर, ओके। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मस्ट वाइंडिंग यहाँ पे आपको बताया है कि वो जो सेमी एनक्लोज स्लॉट के अंदर टेपर्ड करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे मस्ट वाइंडिंग क्या है, क्योंकि सिंगल लेड वाइंडिंग ही है आपका, प्लस एक और चीज कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टेटर कोयल विच आर मल्टीप्लाई बाय 2। मैं यहाँ पे आपको हर बार थियरी में बताता था कि वो ट्वाइस हो जाती है। तो हम यहाँ पे कोयल्स की हम बात करें तो वो कितनी होगी, हाफ हो जाएगी किसकी, नंबर ऑफ स्लॉट्स की। जैसे कि यहाँ पे टोटल स्लॉट 24 थे, तो यहाँ पे आपकी कोयल बनेगी डिवाइड बाय 2, सो 24 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। क्योंकि यहाँ पे थियरी ने ये चीज़ आपको लिख के बताई है, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्चुअली मैं आपको थियरी सेशन जब डिस्कस करता था या फिर इसके इक्वेशन डिराइव करवाए है, तो उसमें ये चीज़ मैंने आपको जस्टिफाई की है कि इसका क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको ये करना है। क्लियर, ओके। नाउ we can also say that the coil span that should not be an even integer number for the mass winding. So that coil span is 5 slots in each span that should be used. Clear? So यहाँ पे कोडिंग की बात करें कि कोडिंग कितना करते हैं, तो वो आपका जो भी टोटल स्लॉट है उसमें से आप यहाँ पे कितने यूज कर रहे हो। तो जैसे कि एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप कोडिंग करोगे तो कितना होगा कि भाई डिवाइड बाय इसका इक्वेशन है एंगल ऑफ कोडिंग का कि 1 डिवाइड बाय 6, जितने स्लॉट्स आप कम कर रहे हो। तो टोटल जितने स्लॉट्स कम कर रहे हो वो है 1, टोटल स्लॉट्स आर 6 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री जो कि है 1/6 इंटू 180। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कोडिंग अल्फा दैट शुड बी 30 डिग्री। क्लियर, ओके। सो पीच फैक्टर दैट शुड बी cos अल्फा बाई 2, सो वो बनेगा Kp जो कि पीच फैक्टर है 0.966 एंड Kd साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2। सो यहाँ पे साइन 60/2 डिवाइड बाई साइन 60 डिवाइड बाई 4, सो दैट शुड बी Kd इज इक्वल टू 0.966। क्लियर, तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग फैक्टर, एक्चुअली हमने ये Kp और Kd क्यों फाइंड किए कि वाइंडिंग फैक्टर हमें डिसाइड करना था। तो वाइंडिंग फैक्टर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाइंडिंग फैक्टर दैट शुड बी 0.966 जो कि है आपका Kd या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स पीच फैक्टर दैट शुड बी 0.955। तो उसके इररेस्पेक्टिव हम बात करें कि स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर शुड बी 0.933। क्लियर, ओके। नाउ हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कंडक्टर साइज। क्लियर, ओके। सो उसके लिए कंडक्टर में हमने जब कंडक्टर उसकी साइज की बात की थी तो उसका एरिया फाइंड, उसके एरिया को डिफाइन करने के लिए हम उसका करंट जो कि करंट है उससे डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको इक्वेशन क्या है, आउटपुट इक्वेशन जो कि KW, अगर मैं आपको लिख के बताना चाहूँ तो KW है 3 इंटू V इंटू I इंटू cos phi इंटू इट्स एफिशिएंसी दैट शुड बी 3 इंटू V जो कि आपका 400, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.825 एंड इट्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। सो इसके इररिस्पेक्टिव स्टेटर करंट कितना बनेगा, 2.2 into 10⁻³ divided by these values for 3V into cos phi into efficiency that is equal to 2.77 ampere।
क्लियर। सो स्टेटर लाइन करंट, लाइन करंट की बात कर रहे हैं, पर फेज पर नहीं, लाइन करंट की बात चल रही है, तो वो बनेगा √3 टाइम्स ऑफ फेज वैल्यू। क्लियर। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज, तो दैट शुड बी √3 इंटू 2.77। तो आपका स्टेटर लाइन करंट बनेगा 4.8 एम्पियर। क्लियर। ओके। वन अनदर थिंग, भाई करंट डेंसिटी हम बात करें तो उसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे, इट इज इन बिटवीन 3 to 5। सो यहाँ पे करंट डेंसिटी हम 4 चूज करते हैं, कि 4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो उसके इरिस्पेक्टिव हम बात करें कि एरिया फॉर द कंडक्टर रिक्वायर्ड, जो कि हमारा करंट डेंसिटी का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ए। तो यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है, तो I अपॉन डेल्टा, जो कि I बना 2.77, डेल्टा अज्यूम किया 4, तो आपका एरिया बना 0.6925, which is in millimeter square because current density is in एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको डायमीटर, सॉरी, यहाँ पे आपको डेंसिटी और उसका करंट की वैल्यू के ऊपर से आपको एरिया मिल जाएगा, जो कि बनेगा 0.95। क्लियर। ओके। सो एरिया ऑफ द स्टेटर कंडक्टर दैट शुड बी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे डी डिसाइड कर लिया है। तो एरिया फॉर द स्टेटर कंडक्टर इज इक्वल टू 0.709 millimeter square and current density should be 3.91 ampere per millimeter square and diameter for enameled conductor should be 1.041। क्लियर। ओके। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई उसकी कंडक्टर साइज। नाउ नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन जो कि है स्लॉट डायमेंशन, तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो शायद मैं ये सेशन यहाँ पे ही कंप्लीट करना चाहूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो तकरीबन 3 to 4 लेक्चर्स की लेक्चर सीरीज़ का बनेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पूरी आपकी डिज़ाइन प्रॉब्लम की सीरीज़ है वो आप देखो। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सेशन है, जो कि स्टेटर डिजाइन अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी कैलकुलेशन आगे नेक्स्ट सेशन में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड की कि मेन डायमेंशन, देन आफ्टर कंडक्टर साइज एंड इट्स स्टेटर वाइंडिंग डिजाइन। क्लियर। क्योंकि हमने मेन डायमेंशन भी डिसाइड कर लिया है, देन आफ्टर वाइंडिंग पैरामीटर्स जो भी बेसिक थे वो सारे डिसाइड कर लिए, देन आफ्टर कंडक्टर साइज भी हमने डिसाइड कर ली है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा स्लॉट डायमेंशन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी आपको ये पूरा डिजाइन प्रॉब्लम कंटिन्यू आपको स्टडी करना जरूरी। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।